गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे घात समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट और टॉपिक कौन सा था? पेपर हम फर्स्ट पढ़ रहे थे। पेपर फर्स्ट था, कौन सा था? विविक्त गणित। विविक्त गणित क्लास आपकी ये है फोर्थ। ओके, फोर्थ क्लास है आपकी। देखिए कल हम पढ़ रहे थे घात समुच्चय पढ़ रहे थे। घात समुच्चय में मैंने बताया था कि घात समुच्चय होता क्या है, परिभाषा भी लिखाई थी। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसमें घात समुच्चय की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने घात समुच्चय बनेंगे, कितने उप समुच्चय बनेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय। ठीक है, अगली हेडिंग है एकल समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगटन सेट। सिंगटन सेट क्या होता है? देखिए, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो उसको बोलते हैं सिंगटन सेट। इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, तो परिभाषा कहेंगे, परिभाषा अगर बात करें तो परिभाषा लिखी जाएगी इसकी, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे नाम से भी लिख रहा है एकल यानी एक, जैसे नाम में भी दिख रहा है समुच्चय के एकल समुच्चय, यानी एकल का मतलब एक होता है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। उदाहरण की बात करें हम, जैसे आपका कोई सेट दे दिया a बराबर 3 दे दिया, तो ये क्या आएगा? देखो इसमें सिर्फ एक ही अवयव है, तो ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये तो सारणी रूप में हो गया। गुणधर्म के बारे में बात करें तो जैसे आपको अगर कोई सेट दे रखा a x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x एक धनात्मक संख्या है। अगर ये समुच्चय दे रखा है तो मुझे पता है ये समुच्चय कौन से रूप में लिखा हुआ है? अवयवों के गुणधर्म के रूप में लिखा हुआ है। ये तो सारणी रूप में लिखा हुआ था, ये क्या है? गुणधर्म रूप में लिखा हुआ है। तो इसको पहले सारणी रूप में बनाएं। सारणी रूप में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? +-1। दो वैल्यू देगा, x +1 भी देगा और -1 भी देगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? x किस पे निर्भर करेगा? वो इस चीज़ पे निर्भर करेगा। तो हमें पता है x कौन सा लेना है, ये वाला x कौन सा लेना है जो धनात्मक संख्या हो। तो यानी इसमें कौन सी धनात्मक संख्या आएगी? सिर्फ 1 आएगी। यानी ये वाला सेट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो देखो इसमें भी एक ही अवयव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एकल समुच्चय बोलेंगे। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया एकल समुच्चय। अब हम पढ़ते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। देखो, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अगर अवयवों की संख्या को तुम गिन सकते हो, अवयवों को गिन सकते हो। जैसे कोई समुच्चय दे रखा है, अगर आप उनको गिन सकते हो तो उनको बोलते हैं परिमित समुच्चय, और जिसको गिना ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, देखिए कैसे। उदाहरण ये आप लिख लेना, यूनिट फर्स्ट है ये आपकी। 4 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट है इस पेपर में, 5 यूनिट है इस पेपर में। आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है ये, टोटल 5 यूनिट हैं आपकी। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट चल रही है ये आपकी। ठीक है, ये जो चल रही है आपके सेट्स वाली जो समुच्चय वाली है, फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, मैंने क्या बताया? अब हम क्या पढ़ेंगे? परिमित। पहले परिमित समुच्चय देखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें
अवयवों की संख्या को गिना जा सके, गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर हम, जैसे आपको कोई सेट दे रखा है बी, इसमें अभी आप दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये अवयव दे रखे हैं। अब हमें पता है इसके अवयवों की संख्या को मैं गिन सकता हूँ। कितने अवयव हैं इसमें? टोटल 7 अवयव हैं, यानी ये क्या आ रहा है हमारे पास? गिना सेट। हम इसके अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, तो ये क्या होगा? एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 1 2 3 और यहाँ तक जा रहा है 1 लाख तक जा रहा है ये। अब ये मत कर देना कि इसको बोल दो कि सर ये तो क्या है, परिमित समुच्चय नहीं होगा। परिमित होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? एक फाइनाइट नंबर आ गया, इसको गिना जा सकता है 1 लाख तक। 1 लाख तक इसमें नंबर है, हमारे पास संख्याएं हैं, तो इसको भी हम क्या गिन सकते हैं। 1 लाख तक तो हमारे पास गिने जाने वाली संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है उसको परिमित समुच्चय बोलेंगे। अगर ऐसा एग्जाम्पल लूँ मैं जो परिमित ना हो, देखो जैसे कोई आपको सेट दे रखा है 1, अगर इस टाइप से आपको समुच्चय दे रखा है, तो देखो इस वाले में हम क्या है, समुच्चय के अवयवों को गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, अब हमें ये नहीं पता है कहाँ तक जा रहा होगा, तो यानी इसके समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या होगा? परिमित समुच्चय नहीं होगा। परिमित समुच्चय नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। इन दोनों में अवयवों की संख्या को गिन सकते थे, इसलिए क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ये परिमित समुच्चय नहीं होगा। अब आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय वो होते हैं जो परिमित नहीं होते। जो परिमित नहीं होंगे वो होंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं हम इसकी, देखिए कैसे लिख लेना आप। ये सब एग्जाम्पल और उदाहरण सारे लिख लेना। अपरिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जो परिमित ना हो उसको अपरिमित बोलते हैं। या तो ये परिभाषा दे दो आप कि ऐसा समुच्चय जो परिमित नहीं हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। या दूसरी परिभाषा अगर आपको देनी जानी हो तो ये दे सकते हो कि ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। दो परिभाषाएं आपकी, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ वो वाली परिभाषा लिख रहा हूँ कि ऐसा समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी ये मैंने उदाहरण दिया था आपको, क्या दिया था? d बराबर क्या दे रखा था? 1 2 3। अब देखो ये परिमित नहीं था, मैंने बताया था ना परिमित क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो यानी हम गिन ही नहीं सकते इसको, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित तो नहीं था। ये परिमित नहीं था तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी ऐसे समुच्चय जो परिमित ना हो या ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारे पास अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। ठीक है, और बाकी बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो जिसमें क्या अवयवों की संख्या ऐसी डाल दो जो गिनी ना जा सके, उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला देखते हैं हम क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है? ठीक है, वो देखेंगे क्रमित युग्म क्या होता है। देखिए क्रमित युग्म,
क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर पेयर। देखो जैसे इसके नाम में भी लिखा हुआ है ऑर्डर यानी किसी व्यवस्थित तरीके से लिखना, क्रम में लिखना है हमें। जैसे क्रमित युग्म यानी क्रम में, नाम में आ रहा है क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि तुम उल्टे सीधे किसी अवयव को लिख दो, एक क्रम में लिखोगे। तो इसकी परिभाषा की बात करें, ऐसा युग्म जिसमें अवयव किसी क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखे हों उसे क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है उसे क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे ऐसे लिखना, इसे x, y से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण की बात करें हम, ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे s दे रखा है आपको, कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 2 3 3 4, ठीक है, ये कोई समुच्चय आपको दे रखा है। तो इसमें देखो 1 2 क्या होगा? क्रमित युग्म है। ये पूरा क्या है? क्रमित युग्म है। ये भी क्रमित युग्म है और ये भी क्रमित युग्म है। मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि क्रमित युग्म में हम क्या करेंगे? क्रम में लिखेंगे, क्रम में व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। अब देखो हमें पता है कि 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे क्रम से लिखा हुआ है, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे तो लिखा होता, तो ये क्रमित युग्म नहीं होता, क्योंकि ये क्रम में नहीं लिखा हुआ। क्रम में लिखने के लिए क्या है कि देखो 1 2 से छोटा होता है तो पहले 1 लिखा फिर 2 लिखा, ऐसे 2 3 से छोटा होता है पहले 2 लिखा फिर 3 लिखा, ऐसे इसमें किया है। तो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। यानी इस टाइप के अगर कोई तुम्हारे पास दे रखा हो, इस टाइप को क्या बोलते हैं? हम क्रमित युग्म बोलते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे? यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे, कोई संख्याएं होंगी या कुछ भी अवयव होगा, उनको क्रम में लिखना है हमें। यानी पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। ऐसा मत कर देना कि ये लिख लो, ये कभी नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब x बराबर y हो। ये आगे पढ़ेंगे हम, ये अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मत देखो अभी। तो क्रमित युग्म में समझो, क्रमित युग्म का मतलब होता है कि अवयवों को हमें इस तरह से क्रम में व्यवस्थित करना है, किसी क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखे हों, क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखे हुए हों, उसको बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। यानी दो समुच्चयों का गुणनफल करना है हमें। कैसे करते हैं? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये आपने 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये लिख लेना, परिभाषा इसके उदाहरण भी लिख लेना। ठीक है, देखिए हेडिंग है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब इस टाइप का गुणा होगा दो सेट्स के मध्य, दो समुच्चयों के बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। यानी दो समुच्चयों का हमें क्या करना है? गुणा करना है। कैसे? इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखो, देखो माना x तथा y दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब कार्तीय गुणनफल
कार्तीय गुणनफल x क्रॉस y इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बेसिक्स में बताया था कि अगर दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा करना है तो हम क्या करेंगे कि उनके अवयवों को ऐसे लिखेंगे कि x और y आएगा, जहाँ x तो पहले अवयव समुच्चय का होगा अवयव और y कौन सा होगा, दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय युग्म बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्तीय युग्म रूप में आ गया ये। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे हम। कैसे उदाहरण से, देखो जैसे आपको दे रखा है x बराबर दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 1 2 3 और y बराबर दे रखा है आपको, y दे रखा है AB। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, x क्रॉस y निकालना है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो अगर हम नॉर्मल गुणा करते हैं तो हमें पता है इसका गुणा इन दोनों से होगा, इसका गुणा इन दोनों से होगा, इसका गुणा इन दोनों से होगा। अगर मुझे नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स में गुणा करते हैं तो ये तो करते हैं, अगर दो हमारे पास ब्रैकेट है और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पहले एलिमेंट का इन दोनों से, दूसरे का इन दोनों से, तीसरे का इन दोनों से। लेकिन समुच्चय में क्या होता है, गुणा कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट लगा दो, हमें पता है इस बार इस टाइप में आना है तो 1 का गुणा इन दोनों से करना है, तो 1 का गुणा पहले किससे होगा, ए से होगा, तो 1 कॉमा ए लिख दिया। ठीक है, 1 का गुणा ए से कर दिया हमने, 1 कॉमा ए, फिर कॉमा लगाया। 1 का गुणा बी से करना है तो 1 कॉमा बी लिख दिया। यहाँ तक आया समझ में। फिर 2 का गुणा इन दोनों से करना है तो 2 कॉमा ए लिख दिया। ठीक है, फिर 2 का गुणा बी से करना है तो 2 कॉमा बी लिख दिया। फिर 3 का गुणा ए से करना है, 3 कॉमा ए लिख दिया। फिर 3 का गुणा बी से करना है, 3 कॉमा बी लिख दिया। हो गया गुणा। इसको बोलते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कैसे किया हमने कि हमें पता है इसका इन दोनों से होगा, इसका इन दोनों से होगा, इसका इन दोनों से होगा। तो पहले 1 को लिया, 1 का ए से किया, ऐसे लिख दिया। इस टाइप से लिखना है आपको, 1 का ए से किया, ये लिख दिया। 1 का बी से किया, 1 भी आ गया। 2 का ए बी से किया तो 2 का ए से हो गया एक बार, 2 का बी से हो गया। फिर 3 का ए और बी से करेंगे तो 3 का ए से हो गया, 3 का बी से हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें। क्या दिखाऊंगा, देखो अगर मैं y क्रॉस x निकालूं, यानी y गुणा x निकालूं, y गुणा x निकालूं तो क्या निकलेगा। अब देखो y गुणा x करने पर क्या होगा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, y क्या है हमारे पास, a b, सॉरी y है हमारे पास a b और x है हमारे पास 1 2 3, ये दे रखा है हमें ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, y गुणा x करूँगा तो पहले y आ रहा है तो इसलिए a का इन तीनों से होगा, b का इन तीनों से होगा। तो देखो a का इन तीनों से करूँगा तो पहले a का 1 से किया, a का 2 से किया, a का 3 से किया। फिर b का करूँगा इन तीनों से तो b का 1 से हो गया, b का 2 से हो गया, b का 3 से हो गया। तो ये क्या हो गया, y क्रॉस x हो गया और ये x क्रॉस y हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब तो सेम आए दोनों में, फ़र्क क्या आया है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो क्रम था वो उल्टा हो गया। यहाँ पे 1a आ रहा था, यहाँ पे a1 आ रहा है, यहाँ पे 1b आ रहा था, यहाँ पे b1 आ रहा है, यहाँ पे 2a आ रहा था, यहाँ a2 हो गया। इस टाइप से क्या हो गया, क्रम उल्टा हो गया। तो इसलिए यहाँ से ये हम लिख सकते हैं कि x क्रॉस y नॉट इक्वल्स टू y इंटू एक्स। ये याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, कि कभी भी a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, यानी दो समुच्चयों का मल्टीप्लाई करो, या तो x गुणा y करो या y गुणा x करो, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं हमारे पास, सेम नहीं आते। ठीक है, ये याद रखना है इस चीज़ में। ये होता है आपका कार्तीय गुणनफल। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको करना है घर से प्रैक्टिस में। जैसे आपको a दे दिया है, a b c d, और b दिया है आपको 1 2 3 4। तो आपको एक तो a क्रॉस b निकालना है और b क्रॉस a निकालना है, दोनों निकालने और चेक करने क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, पहले तो इसको निकालना, फिर इसको निकालना, फिर चेक करना कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए घर पे कर लेना है बैठ के आराम से। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास समुच्चयों के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेन आयलर आलेख, यानी जिसको बोलते हैं वेन आयलर डायग्राम। ठीक है,
ये आपने बहुत किए होंगे, 12th में क्वेश्चन आते हैं इसके, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं 12th में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालता हूँ हमने, वेन आयलर आरेख क्या होता है? देखिए हेडिंग है वेन आयलर आलेख, इंग्लिश में बोलते हैं वेन आयलर डायग्राम। अब वेन आयलर डायग्राम क्या होता है? पहले तो ये आता है हमारे पास, वेन आयलर डायग्राम होता क्या है, क्या होता है? देखो परिभाषा की बात करें तो यानी समुच्चयों को ये भी बताता हूँ क्या होता है। समुच्चयों का चित्रीय निरूपण वेन आयलर आलेख कहलाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा ये बॉक्स होता है, इस टाइप सा बॉक्स होता है, ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, देखा होगा आपने, पूरा ये यू होता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, u माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या होता है u माइनस ए, ये वाला पार्ट होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्कनिस्ट बी, और u बराबर ये कौन सा पार्ट होता है पूरा, ये पूरा पार्ट बाहर वाला, ये होता है ए यूनियन बी। ये देखा होगा अपनी 12th क्लास में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सिर्फ ये वाला शेडेड वाला, ये वाला पार्ट क्या होगा u माइनस बी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कौन सा होता है u माइनस ए। ठीक है, और बीच वाला पार्ट जो क्या होता है ए इंटरसेक्शन में, बाहर वाला, इसके अलावा जो बाहर का जो खाली वाली पार्ट है ये वाला इस टाइप का, ये होगा ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो u माइनस बी को लिख सकते हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बताऊंगा अभी इन दोनों के बारे में, ये क्या होते हैं दोनों बताऊंगा अभी। सही डायग्राम होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, वेन आयलर डायग्राम बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अब समुच्चय अगर चित्रीय निरूपण, तो समुच्चय को क्या कर दिया हमने, चित्र में दिखा दिया, तो इसको बोलते हैं हम वेन आयलर आलेख। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी वेन आयलर आलेख से बहुत ईजी पढ़ते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, समुच्चयों के मेथड से जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है उनको सॉल्व करने की। तो इससे क्या होता है हमारे पास थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन से हम क्या बच सकते हैं, इसलिए वेन आयलर डायग्राम को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। समुच्चयों पर आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, अब कौन कौन सी समुच्चयों पर कौन सी संक्रियाएं हो सकती हैं, कैसे, देखो उतार लेना है, ठीक है, पॉज करके इसको बना लेना। हेडिंग है समुच्चयों पर आधारभूत संक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं
फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट। तो फंडामेंटल ऑपरेशन और सेट यानी आधारभूत संज्ञाएं कौन कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बताया, तो संघ निकालना, दो समुच्चयों का संघ निकालना, दो समुच्चयों का सर्वश्रेष्ठ निकालना, ये क्या होती है? संक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे संघ समुच्चयों का संघ। पहला है समुच्चयों का संघ, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है? देखिए, परिभाषा की बात करता हूं पहले। माना P और Q दो समुच्चय हैं, तब P यूनियन Q दो समुच्चयों का संघ कहलाता है। तो P यूनियन Q परिभाषा ही चल रही है, अब इसकी ध्यान रखना, ये भी लिख के आना पड़ेगा आपको पेपर में। P यूनियन Q बराबर, यानी इस समुच्चय में ऐसे अवयव आएंगे x, जैसे कैसे x के क्या होगा, P में भी आ रहा होगा, या x किस में आए, Q में आए। यानी अगर तुम दो समुच्चयों का संघ निकाल रहे हो तो उसमें ऐसे x आएंगे, यानी ऐसे अवयव आएंगे जो या तो P में आ रहे हो या Q में आ रहे हो, दोनों में से किसी एक में आ रहे हो, वो हमारे क्या आ जाएंगे, उसमें अवयव आ जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे आपको A दे रखा है, जैसे P दे रखा है, P की जगह देखो A भी ले सकता है, वो RS भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है उसके जो अल्फ़ाबेट में। जैसे मैंने ले लिया A में ले लिया, A दे रखा है 1 2 3 और B दे रखा है आपको 3 4 5। अब मुझे क्या निकालना है, A यूनियन B निकालना है। पहले तो इसके अवयवों को लिख दो, 1 2 3। अब इसके अवयव पे आते हैं, देखो यहाँ पे 3 4 5 आ रहा है, पर 3 तो ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ले लिया बहुत है, फिर किसको ले लेंगे, 4 या 5 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास संघ हो जाएगा दो समुच्चयों का संघ, इसको बोलते हैं समुच्चयों का संघ। ठीक है, एक उदाहरण आपके लिए दे रहा हूँ मैं। जैसे आपको दे रखा है A बराबर ABCD और B बराबर दे रखा है आपको CDEF और आपसे पूछा है A यूनियन B निकालो। तो ठीक है, इसको निकालना है घर से, इस एग्जाम्पल को देखना, फिर उसके हिसाब से इसको निकाल के देखना क्या होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये होता है दो समुच्चयों का संघ निकालना या किसी समुच्चयों का संघ निकालना, इसको बोलते हैं संघ निकालना दो समुच्चयों का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकाल, सर्वनिष्ठ है सार्वनिष्ठ है, इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनिष्ठ। ठीक है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दूसरा, देखिए दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं पहले। तो परिभाषा कहती है, माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब A इंटरसेक्शन B
समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। जहाँ A इंटरसेक्शन B, यानी उसमें कौन से अवयव आएंगे? ऐसे अवयव आएंगे जो X बिलोंग्स टू A में भी हों और बिलोंग्स टू B में भी हों। यानी ऐसे अवयव आएंगे जो A में भी होंगे और B में भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के कॉमन अवयव लेने हैं हमें, जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, हम उदाहरण की बात करते हैं। देखो, तो जैसे A दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 और B दे रखा है 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या करो, तुम इन दोनों समुच्चयों में ये देख लो कि ऐसे कौन से अवयव है तो दोनों में आ रहे हैं, तो वही अवयव हमें इंटरसेक्शन में लेने, यानी सर्वनिष्ठ में लेने। तो A इंटरसेक्शन B यानी A सर्वनिष्ठ B क्या हो जाएगा? देखो, हमें पता 3 4 5 इसमें भी आ रहे हैं, 3 4 5 इसमें भी आ रहे हैं, 1 और 2 इसमें नहीं आ रहा और 6 और 7 इसमें नहीं आ रहा। तो हमें वो अवयव लेने जो दोनों में आ रहे होंगे। तो कौन कौन से आ रहे हैं? 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या होगा? सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में बात करूं, और उदाहरण की अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देखो, ये घर से कर लेना। जैसे आपको दे रखा है R = A B C D E F और S दे रखा है C D E F G H और आपको निकालना है R सर्वनिष्ठ S। इसको निकालना, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, समुच्चयों का संघ क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास समुच्चयों के बारे में और हम डिटेल्स में कैसे जा सकते हैं और कौन कौन सी वेराइटीज़ होती है जिन पे संक्रियाएं लगती हैं, तो उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास तो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आप कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।